नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में फिलहाल 3% की तेज़ी देखने को मिली है, तो ये तेज़ी क्या कंटिन्यू रहेगी या फिर स्टॉक वापस नीचे आ जाएगा? ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 34% बढ़ता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट 0.18% नीचे है। एबिटा 15% ऊपर है। तो क्लियरली सेल्स ऊपर गया, एबिटा ऊपर गया है, लेकिन आधा अधूरा ऊपर गया है। 30-35% की ग्रोथ हुई है सेल्स में, जबकि एबिटा मात्र 15% ऊपर है। और नेट प्रॉफिट में तो आपको बढ़ोतरी देखने को मिली नहीं है। मतलब एबिटा मार्जिन भी गिरा है और नेट मार्जिन भी गिरता हुआ नजर आता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। लेकिन रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में कोई भारी गिरावट नहीं हुई है। काफी लोग यहां पर ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिलायंस के जो नंबर्स आएंगे वो बहुत अच्छे नहीं आएंगे। विंडफॉल टैक्स था और कंपनी ने भी ये बताया कि भाई 4000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कम यहां पर रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि विंडफॉल टैक्स लग गया था। तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड भी थी। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्ज होने वाला है, इस न्यूज ने शायद स्टॉक को होल्ड कर लिया है। पॉजिटिविटी यहां पर बनती हुई नजर आती है, क्योंकि काफी समय से बातें तो हो रही है कि भाई डीमर्ज करने हैं बिजनेस, लेकिन कुछ उसमें स्टेप नहीं लिया जा रहा है। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्ज हो रहा है। ऑफ कोर्स जो बताया था जो डीमर्ज होने वाला है वो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ डीमर्ज हो रहा है। ये डीमर्जिंग की शुरुआत होती हुई नजर आती है। ये न्यूज शायद मार्केट को अभी होल्ड करते हुए नजर आता है, इसलिए रिलायंस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। जिसके पास भी रिलायंस का एक शेयर रहेगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर उनको मिलने वाला है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो ओवरऑल आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 8%, ROC 8%, ROA 4%। तो रिटर्न रेशियोज देख के आपको बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होगा। 10% का भी आपको ROC देखने को नहीं मिल रहा है। तो रिटर्न रेशियोज तो ऑफकोर्स हमें पुअर नजर आते हैं, लेकिन एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। जितने भी एक्चुअली इनके बिजनेसेस हैं ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव ही नजर आते हैं, तो यहाँ पर रिटर्न रेशियोज बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.34 है। पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन कोविड के टाइम पे आपको स्टेक सेल होता हुआ नजर आया जियो में, रिटेल में, तो डेट टू इक्विटी अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.6 है। ओवरऑल डिसेंट नंबर्स हमें नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 50.62%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 5.5%, अदर DIA 9%, FIA 24%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 11% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। प्रमोटर के पास आधे से ज्यादा इक्विटी है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है। रिसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो अदर DIA म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, FIAs अपना स्टेक यहां पर कम करते जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस में अदला बदली हो रही है, तब तक ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस निकल रहे हैं और रिटेलर्स यहां पर सिर्फ एंटर होते हैं, तो वो चिंताजनक सिचुएशन हो जाती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, सेक्टर के साथ तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि रिलायंस की तरह हर एक सेक्टर में यहां पर काम करती हो, तो क्लियरली सेक्टर के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। पी रेशियो 26 का है, पीबी रेशियो 2 के करीब है। तो वैल्यूएशन देखिए बहुत ज्यादा महंगा नहीं कह सकते हैं। एक मिक्स्ड कंपनी, एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी के लिए 26-27 का पी रेशियो फेयर से थोड़ा बहुत प्रीमियम आप कह सकते हैं। सस्ता बिल्कुल नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं चल रहा है। पिछले एक साल में स्टॉक में यहां पर बड़े मूवमेंट जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल भी रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए। उसी लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। डेली RSI 59 का लेवल है, तो क्लियरली मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो 2500 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया था, जो कि फिलहाल एज ऑफकोर्स सपोर्ट देखने को मिलेगा। और जो लेवल 2600 का है, जहां से पहले भी स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया, अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है 2500 का लेवल, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, अभी ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अभी एकदम ही रीसेंट ब्रेकआउट हुआ है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम पकड़कर चलेंगे वो 2450 का लेवल हो जाएगा। अभी वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे हमारा रेजिस्टेंस सेम है, सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 2400 के आसपास हमारा सपोर्ट है। मंथली चार्ट पे चलते हैं।
मंथली चार्ट पे हमारा जो सपोर्ट नजर आता है सेम लेवल है, रेजिस्टेंस भी अप्रॉक्सीमेटली उसी जोन के आसपास है, 2600 के जोन के आसपास हमें रेजिस्टेंस नजर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए, फिलहाल देखिए स्टॉक में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टॉक एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी तोड़ चुका है और ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद हमें रीटेस्ट करके वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। हमने डिस्कशन किया था शायद इस दिन पे या फिर ये रेड कैंडल पे, हमने रेड कैंडल पे ही डिस्कस किया था, शायद ये वाला दिन था, तब हमने डिस्कस किया था कि अगर स्टॉक 2300 के नीचे निकल जाता है तो ये शॉर्ट टर्म की पोजीशंस हमें एग्जिट कर देनी चाहिए और ये 2450 का लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल है, इसके ऊपर जाता है थोड़ा सा हमें ये स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। मेरा पर्सनली जो बायसनेस था गिरावट के साइड पे था, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में ये जो ट्रेंड लाइन थी टूटती हुई नजर आई थी, रीटेस्ट हो चुका था और फिर से ये रीटेस्ट करता हुआ नजर आया था। तो यहां पर मेरा बायसनेस था कि शायद ये 2300 तोड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कई बार वीडियो में बताया कि क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना ही नहीं है, दोनों साइड की तैयारी रख के चलनी है। हमने बस वही किया था, डिस्कस किया था, अगर ये लेवल तोड़ देता है तो शॉर्ट टर्म की पोजीशन हम एग्जिट कर देंगे, लेकिन नहीं तोड़ता है तो होल्ड करेंगे और इसके ऊपर जाता है तो मान सकते हैं और भी ज्यादा बुलिश हो चुका है और खरीदारी की अटेम्प्ट करेंगे। तो फिलहाल ये ऑलरेडी 2450 के ऊपर तो निकल ही चुका है, रीटेस्ट करके और ऊपर जाता हुआ नजर आता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन डेली चार्ट पे बना चुका है। तो हम यहाँ पर प्लान करेंगे कि खरीदारी का किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नीचे के साइड से ही आपको एक ट्रेंड लाइन नजर नहीं आती है, ऊपर के साइड से आपको रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन भी नजर आती है। तो ये लेवल भी तो ऑफकोर्स टूट सकता है, एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिस भी साइड पे मोमेंटम होता है एक बड़ा धमाका हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी वैसे भी हर एक सेक्टर आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आया है, अभी रिलायंस बाकी है और आईटी सेक्टर बाकी है, वो अगर भागते हैं तो निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो अभी प्लान क्या होना चाहिए, स्विंग ट्रेड अगर हम करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड से ज्यादा एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड आपको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टॉक में यहाँ पर कुछ प्रकार का पैटर्न बनता है। अगर हम तीनों टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली, वीकली और मंथली चार्ट, तो जहां पर आपको अच्छी सिचुएशन नजर आती है वो हमें प्रेफर करना चाहिए। अभी यहाँ पर एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल ट्रेड के लिए ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है इन कंपैरिजन टू स्विंग ट्रेड। तो लॉन्ग टर्म सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो आपको ये जो ट्रेंड लाइन थी ऑफ कोर्स टूटती हुई नजर आई थी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में तुरंत ही आपको ये सस्टेन करता हुआ नजर आता है। तो अगर यहां पर ये सस्टेन हो जाता है, हायर लेवल पे क्लोज हुआ है, ये जो कैंडल थी इसका 50% के ऊपर ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो अगर सस्टेन करके ऊपर जाता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए मिल सकती है। ये हमारा लॉन्ग टर्म का प्लान हो गया। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये रहेगा कि एक कैंडल आपको पॉज कैंडल देखने को मिले, यहाँ पर एकाधिक डोजी कैंडल या फिर एक टाइप की आपको थोड़ी सी रेड कैंडल भी देखने को मिल जाएगी तो भी चलेगा, और बाद में ये लेवल आपको क्रॉस होता हुआ नजर आता है तो हम यहाँ पर 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी कर सकते हैं। 2800 के लेवल के लिए नहीं, और भी ज़्यादा ऊपर ऑलमोस्ट 3000 के लेवल के लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2800 का लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। ये लेवल्स, ये जो पूरा जोन है मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है और इस बार अगर ऊपर जाता है तो सस्टेन होकर और भी ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो 3000 का टारगेट लेना ये कोई ओवर एम्बिशियस टारगेट नहीं है, बस टेक्निकली हम देख के कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टाइम करेक्शन भी हो चुका है, ये भी हमें समझना चाहिए, टाइम की भी वैल्यू रहती है। एक साल से ज्यादा हो चुका है, स्टॉक आपको ऑलमोस्ट उसी जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आया है, बिल्कुल भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद अगर तेजी आती है तो वो तेजी भी अच्छी खासी होती है और वो कंटिन्यू भी रहती हुई नजर आ सकती है। तो इसीलिए इस प्रकार से हम पोजिशनल ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। प्रेफर आपको ज्यादा यही करना चाहिए, लॉन्ग टर्म और पोजिशनल। स्विंग ट्रेड के लिए अगर हम प्लान करते हैं तो अभी भी इतना ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा, नेक्स्ट कैंडल पोजिशनल ट्रेड में अगर डोजी बनता है तो हमारे लिए प्रेफरेबल रहेगा, और बन भी सकता है, क्योंकि अभी ये तेजी के बाद, ये फॉल के बाद जो तेजी आई है, 2600 का लेवल पहली बार टेस्ट हो रहा है, तो यहां पर कुछ ना कुछ सेलर्स भी एक्टिव होंगे, थोड़ी बहुत गिरावट की कोशिश करेंगे और नीचे के लेवल से बायर वापस एक्टिव होंगे, तो आपको डोजी के चांसेस यहां पर बन सकते हैं, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। इसीलिए स्विंग ट्रेड के लिए थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।